हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बीबीए में हैं, सेकंड सेमेस्टर में। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बनाई है, और आप कह सकते हैं रिवीजन के लिए। अगर आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि इन स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड आर नन एज मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि हमारा क्वेश्चन बनकर आ सकता है इसमें एमसीक्यू में कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमें क्या बताना है? मीन मीडियन मोड। तो हमारा सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं हम मीन, जिसको हम एवरेज अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। एवरेज और अरिथमेटिक मीन कहते हैं, जैसे हम एक्स बार से नोट करते हैं। तो मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा। डाटा की एवरेज वैल्यू होती है मीन। अच्छा, तो मीन में हम फार्मूला देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हम एमसीक्यू के लिए पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला फार्मूला है कि जब ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, यानी कि एक्स बार इसकल टू हो जाएगा x1 x+2 x+3 एंड सो ऑन एक्स एन तक डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स बार का दूसरा फार्मूला ये है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेसिकली। दूसरा फार्मूला इसका है व्हेन ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रिक्वेंसी आर गिवन। तो एक्स बार इसकल टू हो जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और जो समेशन एफ है हमारा वो क्या है? समेशन एन। अब शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा वो है व्हेन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, नहीं, व्हेन क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी आर गिवन। थर्ड पॉइंट क्या है? जब क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी गिवन होंगे तो हमारा फार्मूला सेम होगा जैसे ऑब्जर्वेशन और फ्रिक्वेंसी में था। तो ये फार्मूला सेम है, एक्स बार इसकल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। मीन कैसे फाइंड करते हैं? मैंने कहा था ना कि पहला हमने फार्मूला पढ़ा था जब ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। तो क्वेश्चन दे रखा फाइंड मीन फाइंड करना है 5, 10, 15, 20, 25, 12 और 25 का। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को प्लस करो, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। इनको प्लस करेंगे तो 112/7 आएगा और आंसर हो जाएगा 16। सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है एमसीक्यू में। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दोनों चीज़ें दे रखी हैं। तो एक्स और फ्रीक्वेंसी जब दे रखा हो तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? ये वाला, समेशन एफ एक्स अपॉन एफ, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो समेशन इस फार्मूले के अंदर एफ एक्स आ रहा है, तो हमें एफ एक्स क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हमें एफ एक्स हमने सॉल्यूशन में फाइंड कर लिया। क्या आया? एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है 10, 20, 18, 40 एंड 16, और समेशन एफ फाइंड कर दिया हमने। ये क्वेश्चन में जो एफ दे रखा है फ्रीक्वेंसी, यानी इसको प्लस करने के बाद आया हमारा 16। फार्मूले में हमने वैल्यू को, दोनों वैल्यू को पुट करा तो 5.87 हमारा आंसर आ गया। अब इफ़ क्लास इंटरवल इज़ गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तो एक्स की क्या वैल्यू होगी ये बताना हमें। तो उसके लिए फार्मूला है एक्स हो जाएगा लोअर लिमिट, जो भी क्लास इंटरवल की हमें लोअर लिमिट दी होती है या और अपर लिमिट दी होती है, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक्स क्या होता है? उसी को मिडिल वैल्यू कहते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, वो बड़े क्वेश्चनों में आता है, एमसीक्यू में नहीं आएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। डेटा की जो मिडिल वैल्यू होती है उसे मीडियन कहते हैं, और उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले मीडियन के क्वेश्चन करने के लिए हमें जो डेटा होता है हमारा, उसे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो इसका पहला फार्मूला देख लेते हैं। जब ऑब्जर्वेशन गिवन हो खाली, तब क्या फार्मूला होगा मीडियन का? तो जब एन जब ऑड होगा, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड होंगे, तो फार्मूला होगा मीडियन का n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। और जब n इवन होगा तो मीडियन का फार्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म ब्रैकेट 1। ये जब इवन होगा तब होगा फार्मूला। अब दूसरा है व्हेन क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन। जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा? मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू
एच डिवाइडेड बाई एफ। ये फार्मूला हमें यूज़ करना है बेसिकली। इसका कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, बस फार्मूला देख लेना, फार्मूला पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। अब इसी के ऊपर मीडियन के ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया है कि फाइंड मीन, ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करने, एन इक्वल टू 7 है, फिर हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, 10, 12, 15, 18, 25 एंड 35 एंड 45। तो मीडियन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि एन ऑड है, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। तो एन के यहाँ पर 7 रखा, 7+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, 8 डिवाइड बाई 2th टर्म। 4th टर्म जो होगी वो हो जाएगी हमारी मीडियन। तो इसमें गए हम 10, 12, 15, 18 जो है हमारी फोर्थ टर्म है, तो ये हमारी मीडियन हो जाएगी। मीडियन कितना हो जाएगा 18 इस क्वेश्चन का, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब हमारी एग्जाम्पल 2 है कैलकुलेट मीडियन। अब इसमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, यानी एक्स और एफ दे रखा है हमें। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमने समेशन एन फाइंड करा, समेशन एफ फाइंड करा, सॉरी समेशन एफ को ही हम कैपिटल एन कहते हैं। कैपिटल एन और समेशन एफ दोनों सेम है। तो जब हमने इसको फाइंड करा तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे 3, 5, 6, 2 एंड 4। जब इसको प्लस करेंगे तो 20 आएगा। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए मीडियन साइज फाइंड करते हैं, वो होता है n/2th टर्म। कैपिटल एन है यानी कि समेशन ऑफ एफ रखना है यहाँ पर, यानी 20 डिवाइड बाई 2th टर्म, तो वो हो जाएगी हमारी 10th टर्म। तो सी एफ हमारा, अब हमें इसके लिए सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। सी एफ कैसे फाइंड करते हैं वो देख लीजिए। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन में 3, 5, 6, 2 एंड 4। सी एफ फाइंड करने के लिए हमें, यानी सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी 3 दे रखी है उसको लिखा, तो 3 के आगे जो नंबर है 5 उसे प्लस कर दिया उसी में, यानी 8 हो गया। फिर अगला नेक्स्ट नंबर है 6, उसको 8 में प्लस करा 14 हो गया। अगला नेक्स्ट नंबर 2 प्लस करा 16, अगला नेक्स्ट नंबर 4 प्लस करा 20। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारी, ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। जो हमारी मीडियन साइज आया था वो था 10th टर्म। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तो 10th टर्म है, एग्जैक्ट 10th टर्म नहीं दे रखा हमें, लेकिन 8 और 14 दे रखा है। तो मैक्सिमम वाला लेंगे, मैक्सिमम कौन सा 14, तो 14 हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ है, उसके सामने वाला जो एक्स होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। इसके सामने वाला एक्स, अगर इधर से शुरू करें 3, 8, 14 तीसरे नंबर पर, एक्स में जाओ 5, 6, 8, तो 3 थर्ड नंबर पर कौन सा हमारा 8, तो एक्स इक्वल टू 8, ये हमारी मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन हो जाएगा 8। ऐसी इस को सॉल्व करना ईजी है। अब थर्ड हमारा है मोड पढ़ेंगे हम। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू अकरिंग इन डाटा। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बाहर आएगी डाटा के अंदर, वही हमारा मोड होगा। मोड को हम m0 और z से डिनोट करते हैं। अब इस को पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन ऑब्जर्वेशन आर गिवन। ऑब्जर्वेशन गिवन है हमें 10, 15, 10, 12, 15, ये सब ऑब्जर्वेशन के हुए हैं। इसमें मोड फाइंड करना है। जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आ रही है, कौन सी आ रही है, 10, 10, 10, 10, 10 4 बार आ रही है, तो ये हमारा मोड हो जाएगा। बस बहुत ईजी है, ऐसा नहीं करना 10 4 बार आ रहा तो हमारा मोड 4 नहीं होगा। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 10, 10, 10 4 बार आ रहा तो 10 ही मोड होगा, 4 मोड नहीं होगा। तो मोड कितना हो जाएगा 10। अब एक्स और एफ दे रखे हो तो फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्जर्वेशन और फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो हमें मोड कैसे फाइंड करना है ये बता रहे हैं इसमें। तो इसे फाइंड करने के लिए तरीका मैंने लिख रखा है हिंदी में एक तरीके से। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है, 50 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी का एक्स की वैल्यू मोड होगी, यानी 50 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसकी जो एक्स की वैल्यू कितनी है 35, तो वही मोड हो जाएगा। तो मोड कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ सकता है एमसीक्यू में। फार्मूला मोड का ही फार्मूला है भी, व्हेन फ्रीक्वेंसी आर गिवन, तो मोड इसकल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एक ये फार्मूला याद कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। अब दूसरा फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है, ये तो पूरी उम्मीद है मुझे आएगा ही। मोड इसकल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसे याद कर लेना। इससे फार्मूला भी आएगा, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है कि मीडियन या मीन दे दिया होगा मोड पूछ लेंगे, या मोड या मीडियन दे दिया होगा मीन पूछ लेंगे इस फार्मूले के ज़रिए। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है GM का होल स्क्वायर, GM यानी ज्योमेट्रिक मीन, इसकल टू होता है AM यानी अर्थमेटिक मीन, HM यानी हार्मोनिक मीन। तो GM इसकल टू हो जाएगा √AM इंटू HM। इसको याद रखना, हो सकता है आ जाए, हमारे सिलेबस में है वैसे ये। अब इसके बाद
इसके बाद हमने कुछ टर्म्स लिखे हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़। लोगों को पता तो है इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ सुना होता है, लेकिन बेसिकली कुछ बच्चे इसमें फ़र्क नहीं पता लगा पाते, तो इसीलिए मैंने लिख दिया ऐसे। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, ओनली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन, यानी जिसमें खाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो जिस क्वेश्चन में, वो इंडिविजुअल सीरीज़ होगा, यानी जिसमें एक्स गिवन हो। डिस्क्रीट सीरीज़ जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी गिवन हो, यानी एक्स और एफ जिसमें गिवन होगा वो डिस्क्रीट सीरीज़ होगी। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ जिसमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगा वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होगी। आगे पढ़ते हैं, आगे है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये क्या होता है, मेजर ऑफ द वेरिएंस आइटम। मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, मेजर ऑफ द वेरिएंस ऑफ आइटम्स। ये दो टाइप का होता है, मीन डेविएशन यानी एमडी, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी। मीन डेविएशन के 3 पार्ट हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। तीनों पार्ट है, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं। पहला है मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं इसके। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए अगर हमें मीन डेविएशन फाइंड करना हो, उसके कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं, तो फार्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो ये जो दे रखा है ना, ये डेल्टा एक्स बार, इसी मीन डेविएशन को इसी से ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो समेशन मॉड, ये जो डंडे खिंचे हुए हैं तो एक्स माइनस एक्स बार के बाहर इसे मॉड कहते हैं। समेशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, एन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। जैसे कोएफिशिएंट फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन ऊपर रखना है और मीन नीचे रखना है। तो वेयर एक्स बार जो हमारा मीन है और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने लिख दिया। सेकंड है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जिसको कैपिटल एम से मीडियन को डिनोट करते हैं। तो ये भी सेम फार्मूला, बस मीन की जगह मीडियन आ गया यहाँ पर और यहाँ पर मोड आ गया, बस ये बाकी तीनों चीज़ें सेम है। आगे पढ़ते हैं। डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज हैव सेम फार्मूलाज। अब डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज के लिए क्या फार्मूला है, वो दोनों का फार्मूला सेम होता है। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज का तो देख लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो क्या हुआ उसमें हमारा समेशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार था, इसमें समेशन फ्रीक्वेंसी आ गया, इसमें समेशन एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार, और नीचे यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया समेशन एफ। बस यही फ़र्क है, बस फ्रीक्वेंसी लगाना है, बाकी तीनों फार्मूले सेम है। देख लेना यार, इजी है, याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे टॉपिक पढ़ते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये रेड कलर में लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। इसका फार्मूला होता है, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए इसका फार्मूला है सिग्मा अंडर रूट के अंदर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़, इसका फार्मूला होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का फार्मूला सेम होता है, सिग्मा इजकल टू अंडर रूट के अंदर समेशन एफ, इसमें बस एफ आ गया, बाकी फार्मूला सेम है, और नीचे भी समेशन एफ आएगा, बाकी फार्मूला सेम है। कंपेयर करके अगर तुम फार्मूलों को याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेंज। रेंज का फार्मूला होता है एल माइनस एस। एल क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू, और एस क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो एल माइनस एल, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन एल प्लस एल। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया एमसीक्यू के लिए। फाइंड रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द डेटा। ये डेटा दे रखा है, रेंज फाइंड करनी है, एल माइनस एल का फार्मूला लगाया ऊपर वाला हमने, तो 95 इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है, 15 इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 80 आ गया। कोएफिशिएंट फाइंड करा, फार्मूला लगाया 95 माइनस 15 अपॉन 95 प्लस 15, 80 अपॉन 110, इसका आंसर आ गया। ईजी है, फार्मूला याद रखना, क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कौन सा टॉपिक हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ये वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एक्स बार, ये क्या है, एक्स बार इंटू 100। ये फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का याद रखना है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो वेरिएंस होता है उसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, वेरिएंस को ही स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ 100 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इज़ हैविंग एवरेज 8 सेंटीमीटर इन हाइट। जो 100 लोगों का ग्रुप है उसमें 8 सेंटीमीटर एवरेज हाइट है लोगों की, विद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस
वेरिएशन 3.2 दे रखा है। व्हाट इज स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ देयर हाइट। अब हमें स्टैंडर्ड एविएशन बताना है, यानी कि वेरिएंस बताना है, दोनों एक ही बात है। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। एवरेज वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि मीन दे रखा है, एक्स बार दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सी भी दे रखा है हमें 3.2, और हमें सिग्मा निकालना है। बहुत आसान है क्वेश्चन, फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू निकल जाएगी। ये देखो तो सिग्मा आया है हमारा 0.256, हमारा सिग्मा, यही हमारा आंसर है। आसान है यार, कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। इसको एस कैसे डिनोट करते हैं। व्हेन ए सीरीज और फिगर और पैटर्न इज नॉट सिमेट्रिकल, कोई फिगर सीरीज पैटर्न जब सिमेट्रिकल ना हो तो उसे एसिमेट्रिकल या स्क्यूड कहते हैं। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस के 3 फॉर्मूले हैं। क्या, एस के इजकल टू एक्स बार माइनस जेड। एक्स बार क्या, मीन, जेड क्या है, मोड। तो मीन माइनस मोड एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, 3 ब्रैकेट में एक्स बार माइनस मीडियन। थर्ड, एस के इजकल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीन। बस ये फार्मूला याद रखना तीनों। उसके बाद आगे देखते हैं Q3 Q1 कैसे फाइंड करते हैं, मैं आगे बताऊंगा, अभी देखते रहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है देयर आर 4 मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। 4 मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस होते हैं। कौन सा, पहला कौन सा, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। दूसरा बोलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट। तो हमारे कोर्स में सिलेबस में सिर्फ पहला और दूसरा ये कार्ल पियर्सन और बोलीज। तो पहला कार्ल पियर्सन देख लेते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा, या फिर मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी को लिख दिया मैंने। दूसरा फार्मूला इसका है 3 ब्रैकेट में एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। ये फार्मूले इजी है, याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं बोलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, ये हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीन अपॉन Q3 माइनस Q1, वेयर Q1 फाइंड कैसे करते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, Q1 के लिए इंटू 1 हो जाएगा। Q3 सेम है, n इंटू 1 डिवाइड बाई 4, Q3 इसलिए इंटू 3 हो जाएगा। बस ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगला टॉपिक है हमारा कोर्टोसिस। कोर्टोसिस क्या होता है, मेजर ऑफ कोर्टोसिस इंडिकेट्स द डिग्री टू विच ए कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पीक्ड और फ्लैट और टॉप। ये 3 तरह का होता है कोर्टोसिस, ये डेफिनेशन पढ़ ली, देख लिया। कोर्टोसिस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन सा, लेप्टोकोर्टिक, मीजोकोर्टिक एंड प्लेटिकोर्टिक, और एक प्लेटिकोर्टिक। लेप्टोकोर्टिक पीक्ड कर्व होता है, जिसका कर्व पीक्ड है, ये देखिए इसका कर्व क्या पीक्ड है, जिसकी वैल्यू यानी कि जो दे रखा है B2 बीटा होता है। बीटा 2 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है इसमें। और मीजोकोर्टिक में इंटरमीडिएट पीक्ड होता है, इंटरमीडिएट पीक्ड होता है, पीक जो इसकी थोड़ी कम होती है कर्व की। तो बीटा 2 3 के बराबर हो जाता है इसमें। इसमें बीटा 2 3 से कम होता है, इसकी फ्लैट टॉप जो है इसकी फ्लैट होती है करीब। तो आगे देखते हैं हम, आगे मेजरमेंट ऑफ कोर्टोसिस। मेजरमेंट ऑफ कोर्टोसिस का फॉर्मूला जैसे बीटा 2 और गामा 2 से डिनोट करते हैं, ये रेड ब्रैकेट में रखा हुआ है। इसका फॉर्मूला है μ4 और μ2 का होल स्क्वायर, यानी फोर्थ मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट का होल स्क्वायर, फोर्थ मूवमेंट अपॉन सेकंड मूवमेंट का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन टाइम सीरीज एनालिसिस। देख रहे हो, इसमें हम यूनिट के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसके अंदर बहुत ही शॉर्ट नोट बनाए मैंने, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे आपके आने वाले पेपर के, जो 26 तारीख को होने वाला है। इन टाइम सीरीज एनालिसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। टाइम सीरीज एनालिसिस में 3 तरह के डेटा होते हैं। टाइम सीरीज डेटा, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल डेटा, तीसरा है पूल्ड डेटा। बस ये याद रखना कि टाइम सीरीज एनालिसिस में 3 टाइप के डेटा होते हैं, टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा, पूल्ड डेटा। अब कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या है, पहला है सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड को ही नॉर्मली ट्रेंड कहते हैं। और दूसरा है सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन। सेकुलर ट्रेंड को देख लेते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। सेकुलर ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 15 और 20 ईयर्स। कितना लॉन्ग टर्म है, कुछ ज़्यादा ही है, 15 और 20 ईयर्स लॉन्ग टर्म है।
मिनिमम ईयर्स में 15 और 20 ईयर्स चाहिए। और इसका सेकंड पॉइंट है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज ऑफ ट्रेंड। टाइम सीरीज ऑफ ट्रेंड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है, लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। बस ये पॉइंट याद रखना है इसमें। सेकुलर ट्रेंड में और सीजनल वेरिएशन में ये इट इज़ अ पीरियोडिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन अ टाइम सीरीज, इसमें बस ये पॉइंट याद रखना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चाय स्क्वायर टेस्ट, जिसको जीटा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसे जीटा स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं, चाय स्क्वायर टेस्ट को। ये क्या है, डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड यानी ओ एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई एंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी जीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। ओ क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू, ई क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई ई, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट इज़ ए हाइपोथेसिस स्टैटिकल टेस्ट। क्या है, हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट है चाय स्क्वायर टेस्ट। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है, नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कह सकते हैं या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आएंगे, न्यूमेरिकल आने वाले हैं इससे बहुत ज़्यादा। तो न्यूमेरिकली कुछ प्रैक्टिस कर लेना, थ्योरी करा दे रहा हूँ, एक आध न्यूमेरिकल भी करा दूंगा मैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता है जैसे हम किसी डाई को थ्रो करते हैं, पहला क्या, थ्रोइंग ए डाई, किसी डाई को थ्रो कर लो, यही एक्सपेरिमेंट है, रैंडमली कर रहे हैं ना। तो दूसरा टॉस अ कॉइन, किसी कॉइन को टॉस कर लो, यही रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। और दूसरा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, यानी फॉर एग्जांपल हमने कॉइन लिया, उसको टॉस करा, तो कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये जो हेड और टेल आएगा यही हमारा सैम्पल स्पेस होता है, यानी जो आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, वही हमारा सैम्पल स्पेस होता है। अगर डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो सैम्पल स्पेस इसका क्या हो जाएगा, ऐसा डिनोट करते हैं, इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा डाई के लिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेस। अब स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर हम बात करें कॉइन के लिए तो कॉइन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ फर्स्ट कॉइन, तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 2, हेड और टेल। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसमें 2 होते हैं तो 2 की पावर n, n किस लिए, नंबर ऑफ कॉइन, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, यानी कि जितने ज़्यादा कॉइन उछालोगे या जितनी बार कॉइन उछालोगे वही n है। अगर मैंने एक बार कॉइन उछाला तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n 2 की पावर 1। एक कॉइन उछालेंगे तो सैम्पल स्पेस हेड और टेल ही होगा, 2 एलिमेंट होंगे। अगर 3 कॉइन उछाले, मैंने 3 कॉइन उछाले तो n हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8। 3 कॉइन को जब हम उछालेंगे तो हमारा सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट होंगे। और इसी तरीके से उसके लिए है, डाई के लिए फार्मूला है, डाई में 6 एलिमेंट होते हैं, इसलिए 6 की पावर n कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा टॉपिक है इवेंट। आगे टॉपिक क्या है, इवेंट। इवेंट क्या, इट इज़ द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ये लिख रहा है सैम्पल स्पेस, इट इज़ द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस का सबसेट है। इसके अंदर एक एग्जांपल देख लीजिए, डाई का जिसका सैम्पल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर इसमें क्या होंगे, सैम्पल स्पेस में 2 4 और 6 इवन नंबर है। ऑड नंबर कितने होंगे, 1 3 5। इसके अंदर यानी जो सैम्पल स्पेस दे रखा है डाई का, इसके अंदर से कुछ नंबर हमने सिलेक्ट करने, यही सबसेट होता है। ये एस जो है सेट है, इसका सबसेट क्या है, इसके अंदर जो आ रही है वैल्यू वो सबसेट है, यानी इसका सबसेट 2 4 6 और 1 3 5, ये इसके 2 सबसेट हो गए अलग अलग, ये इवेंट होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे पी से डिनोट करते हैं, किसी बुक में पी ए से भी डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने और उसमें से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी कि कितने आने की उम्मीद है आउटकम्स को। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो पॉइंट है यही है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ये हम लगभग 8 क्लास और उससे पहले से ही पता है, हम लोगों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्रोइंग ए डाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। डाई को थ्रो करने पर
इवन नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे, क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें सबसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए 6 हैं, और इवन नंबर कितने हैं 3, तो 3/6 डिवाइड करेंगे 1/2, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ईजी है यार, कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट। क्या है? टाइप्स ऑफ इवेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट। दो तरह के इवेंट होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। बहुत सारे इवेंट है यार, मैं दो तरह के बता रहा हूँ। बेसिकली दो तरह के शुरू में उसके अंदर आते हैं ये सब, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो और जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो, यानी 1 हो, उसे श्योर इवेंट कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना आ सकता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो वो इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो वो श्योर इवेंट। एग्जाम्पल, गेटिंग 7 ऑन थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई। जब डाई को थ्रो करेंगे तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, खुद ही बता रहा है। डाई को थ्रो कर देंगे मैक्सिमम 6 आ सकता है, 7 तो आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। अब दूसरा एग्जाम्पल है श्योर इवेंट के लिए, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 ऑन थ्रो आ सिंगल डाई। जब डाई को थ्रो करेंगे 7 से कम वाले नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जाहिर सी बात है 6 के 6 आ जाएंगे। 7 से कम कितने, 6 के 6, 6 हो गए 6 कम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। श्योर इवेंट है ये। अब इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, वो होते हैं विच हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। जिसके प्रोबेबिलिटी सेम हो उसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे गेटिंग एन ऑड नंबर थ्रो सिंगल थ्रो ऑफ डाई, डाई को थ्रो करा तो ऑड नंबर और इवन नंबर, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और इवन की भी 1/2, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नीचे देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये देख लेते हैं डेफिनेशन। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल। यानी कि 2 इवेंट्स ए और बी, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब कहेंगे जब उनकी एक साथ अकरेंस होने की इम्पॉसिबल हो। जैसे हेड और टेल इवेंट। एग्जाम्पल में हेड और टेल इवेंट्स बोथ कैन नॉट अकर ऑन द सेम टॉस। यानी कि किसी कॉइन को जब टॉस करेंगे हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हेड और टेल जब कॉइन को टॉस करेंगे तो एक साथ नहीं आ सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा टॉपिक है ये, कार्ड्स के बारे में तो सब नहीं सुना होगा यार, कुछ लोग तो खेलते भी होंगे। तो 52 कार्ड्स होते हैं बेसिकली, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। फर्दर डिवाइड करा गया है 26 रेड को। 26 रेड के अंदर 13 डायमंड होते हैं। डायमंड का शेप कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा टेढ़ा सा बन गया यार, एडजस्ट कर लेना। और 13 हार्ट होते हैं, हार्ट का शेप ये होता है। और 26 ब्लैक के अंदर 13 स्पेड्स होते हैं, ये उसका कुछ इस तरीके से शेप होता है। और 13 क्लब होते हैं, उसका शेप इस तरीके से होता है। बस ये याद रखना, 52 कार्ड्स होते हैं। 26 ब्लैक, 26 रेड। रेड के अंदर 13 डायमंड, 13 हार्ट। ब्लैक के अंदर 13 स्पेड और 13 क्लब। अब देखते हैं क्लब के अंदर कौन कौन से होते हैं। एस 2 3, यानी कि देख रहे हो एस के बाद सीधा 2 आया, यानी 1 नहीं होता हमारा कार्ड। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। उसके बाद जैक, क्वीन और किंग होते हैं। थर्ड क्लब के अंदर 13 कौन कौन से होते हैं, एस और ये जैक, क्वीन, किंग और ये 2 3 10 तक। डायमंड के अंदर भी सेम होते हैं, हार्ट के अंदर भी सेम होते हैं, स्पेड के अंदर भी सेम होते हैं। 13 होते हैं। क्लब के अंदर 13 होते हैं, डायमंड के अंदर 13, हार्ट के अंदर 13, स्पेड के अंदर 13। अब फेस कार्ड क्या होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, इन्हीं को फेस कार्ड कहते हैं। किंग कितने होते हैं, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड, इन चारों के एक एक होते हैं, तो 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गई और 4 जैक हो गए। इक्वल टू 12। यानी फेस कार्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। किंग, क्वीन एंड जैक, ये चारों। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड। पहला क्वेश्चन है, स्पेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड, थर्ड, एस ऑफ स्पेड, यानी स्पेड के अंदर जो एस है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स ऑन ए सिंगल ड्रॉ, यानी एक बार में 52 कार्ड्स रखे हुए हैं, उसमें से निकालना है। पहला है स्पेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो देखो 52 कार्ड्स में स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं। ये रहा 52 कार्ड्स में स्पेड 13 होते हैं, तो 13/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 1/4। दूसरा है एन एस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 52 कार्ड में टोटल एस कितने होते हैं, 4, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का और एक स्पेड का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 52 कार्ड्स में बताना है हमें, तो टोटल 52 है, तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड, यानी स्पेड के अंदर जो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन 52 कार्ड्स में से बताना है तो नीचे 52 आएगा, तो स्पेड के अंदर सिर्फ एक एस होता है, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एडिशन थ्योरम। इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P1 एंड P2 क्या हो जाएगी, P1 + P2। अगर कोई दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, याद रखना एडिशन थ्योरम में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं दोनों, तो उन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्लस कर देनी है, P1 + P2। इसी के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए बैग कंटेन्स 4 वाइट, 2 ब्लैक, 3 येलो एंड 3 रेड बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट और रेड बॉल एट रैंडम इन अ सिंगल ड्रॉ ऑफ 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है वाइट और रेड बॉल की एक बार में अगर निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी वाइट और रेड बॉल की। अब मैं तुम्हें बता दूं, जो ऑल लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और का मतलब होता है ऐड करना है और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐड करना है। पहले प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ बॉल निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में, 12 होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की अलग अलग दोनों की निकाल देने पहले, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, वाइट बॉल हमारी 4 है, टोटल 12 है, 4/12। रेड की निकाली 3/12, क्योंकि रेड बॉल 3 है, 3/12। दोनों की निकालेंगे और का मतलब ऐड, तो ऐड कर देंगे, और ये एडिशन थ्योरम भी कहती है इसलिए ऐड करेंगे इन्हें। तो 4/12 + 3/12 = 7/12, ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P1 एंड P2 क्या हो जाएगी, P1 × P2। एडिशन थ्योरम में क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसमें क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये दो बातें याद रखना, और एक आने वाली थ्योरम उसके अंदर भी। एडिशन थ्योरम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं और इसके अंदर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P1 × P2। मल्टीप्लाई करना है बेसिकली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर। ए बैग कंटेन 3 वाइट बॉल, 4 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। 3 balls are draw at random one after another without replacement। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बॉल को निकालना है हमें एक के बाद एक, और रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी वापस नहीं रखना। अगर एक बार निकाल ली तो निकाल ली, वापस नहीं रखनी है बॉल बैग के अंदर। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज़ वाइट, सेकंड ब्लैक, थर्ड वन इज़ रेड। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहली बॉल जो निकालें वो हमारी वाइट हो, और सेकंड बॉल जो हमारी निकले वो ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, और थर्ड बॉल हमारी रेड होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैंने बताया था एंड का मतलब क्या होता है, एंड लिखा हुआ है ना इसमें ब्लैक और थर्ड वन के बीच में, इसका मतलब होता है ऐड करना है, वो मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल सॉल्यूशन में टोटल बॉल कितनी है बैग में, 12 में। तो सिंगल अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पहले वाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वाइट बॉल टोटल हमारे पास 3 है, तो टोटल 12 में 3/12, उसको PA नाम दे दिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसको PB नाम दे दिया, 4/11। अब देखा यहाँ पर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करा, इसलिए टोटल में अब 11 नहीं बचे, क्योंकि हम एक वाइट बॉल निकाल चुके हैं, तो हमारी टोटल 11 बची, तो 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। थर्ड है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, PC इसको नाम दे दिया, 5/10। अब हमने रिप्लेसमेंट नहीं करा इसलिए 10 बचे, 2 हम पहले निकाल चुके हैं, तो 5/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल यार, PA × PB × PC, आंसर आ जाएगा 1/22। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट हैज़ 2 डिपेंडेंट इवेंट्स। इसके पास 2 डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, इसके जो इवेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं, और हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं एडिशन थ्योरम में,
और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में होते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, और कंडीशन प्रोबेबिलिटी में होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी पी ए इंटू पी बी ए। इसमें जो है पी ब्रैकेट में बी अपॉन ए है, ए जो है ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि ए की जो प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, इसका मतलब है ए की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ये फार्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है इसका एक पार्ट पूछ लिया, हो सकता है अलग अलग पार्ट पूछ सकते हैं इसमें, तो समझने के लिए मैं इतना बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूँ यार। बस देयर आर 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग, 2 balls are drawn one after other without replacement, इसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक बॉल, दोनों बॉल ब्लैक हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। इसमें 6 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है, उनको निकालना है एक के बाद एक और वापस नहीं रखना है। तो बोथ आर ब्लैक बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ बॉल इन ए बैग कितनी है, 10 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल, पहली बॉल दोनों ब्लैक होनी चाहिए, तो पहली बार में जब निकालें उसकी ब्लैक वो ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/10, क्योंकि ब्लैक बॉल 6 है और टोटल 10 है, तो 6/10 उसको पी नाम दे दिया। सेकंड बॉल भी ब्लैक निकले, ब्लैक हमारे पास 6 थी, एक हम निकाल चुके हैं, वापस नहीं रखनी, तो अब बची 5, तो 5/9 टोटल, एक निकाल चुके हैं, टोटल भी कम और ब्लैक बॉल भी कम, तो 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी बी। दोनों ब्लैक हो तो पी ए इंटू पी बी कर दो, 1/3 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना सिंपली, फर्स्ट ब्लैक बॉल, दूसरा है फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट बॉल जो निकालें वो ब्लैक हो, सेकंड जो निकालें वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट ब्लैक बॉल हो तो 6/10, ब्लैक बॉल क्योंकि 6 है 6/10, पी ए नाम दे दिया इसको। सेकंड रेड बॉल हो, रेड कितनी है 4, लेकिन हम एक निकाल चुके हैं ब्लैक, तो टोटल हमारे पास 9 बची, तो 4/9 पी बी। मल्टीप्लाई कर दो, 4/15 आंसर आ जाएगा, ये देखिए। अब थर्ड देखिए, बोथ आर रेड बॉल, दोनों बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसा पहला ब्लैक वाला ऐसे ही है, खुद कर लेना, सब कुछ मैं ही थोड़ी ना कराऊँ यार। अब है बेस थ्योरम, इसमें कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पी ए अपॉन बी, इसका लू जाएगा पी बी ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो ए ऊपर लिखा हुआ है तो इधर पी ए आएगा, नीचे लिखा हुआ है पी बी तो पी बी नीचे आएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे पी बी अपॉन ए, बस ये याद रखना। और पी बी कभी जीरो नहीं होगा यार, जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी टर्म। बस इतना फॉर्मूला याद रखना, बेस थ्योरम में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये याद रखना कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, देखो यार आ गया एक और क्वेश्चन। ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, एक सिंगल लेटर को हमें सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी वर्ड दे रखा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये प्रोबेबिलिटी जो वर्ड दे रखा है ना, इसके अंदर हमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। तो पहले वॉवेल कितने हैं इसमें, ओ ए आई आई 4 वॉवेल हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल की कितनी होगी 4/10, क्योंकि 4 वॉवेल हैं तो 4/10, कॉन्सोनेंट 7 है तो 7/11। इसमें जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम है 11, क्यों है पता है, क्योंकि इसमें ये कहा नहीं है कि रिप्लेसमेंट नहीं करना, इसमें निकालना है, इसमें तो वर्ड गिनने यार, उसकी बात ही नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। कोरिलेशन एनालिसिस में बेसिकली हम वेरिएबल्स के रिलेशन के पढ़ते हैं, वेरिएबल के रिलेशन को पढ़ते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देख लेते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं। पहला है पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन, इसमें ये डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। डायरेक्ट कोरिलेशन मतलब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, ये एरो दे रखा है ना ऊपर की तरफ, वन वेरिएबल इंक्रीज देन अदर ऑल्सो इंक्रीज। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और एक वेरिएबल डिक्रीज होता है दूसरा भी डिक्रीज होगा, इसीलिए इसका नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा है हमारा कोरिलेशन सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल।
इसमें देख लेते हैं, व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व द एनालिसिस रिलेशनशिप बिटवीन आइटम इज डिस्क्राइब एज सिंपल कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल खाली इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में, वो क्या होगी, सिंपल कोरिलेशन। दूसरा मोर देन टू, दूसरा लिखा है ना मोर देन टू, बाकी सबसे मोर देन टू वेरिएबल है तो मल्टीपल कोरिलेशन हो। इतनी सी बात रखना, दो वेरिएबल इन्वॉल्व है सिंपल कोरिलेशन, मोर देन टू है तो मल्टीपल कोरिलेशन, और पार्शियल कोरिलेशन थोड़ा अलग है। द रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स इज स्टडीड बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम बोथ। ये थोड़ा अलग है, इसको देख लेना, मगर ऐसा भी रखना, याद रखना ऐसे भी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। ये क्या होता है, देखिए, इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज यूनिफॉर्म देन देयर विल बी लीनियर कोरिलेशन। अगर जो रेशियो चेंज हो रहा है दो वेरिएबल के बीच में, अगर वो यूनिफॉर्मली चेंज हो जाए, अगर रेशियो दो वेरिएबल के बीच में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो वो लीनियर कोरिलेशन होगा। नॉन लीनियर, अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ये लिख रहा है ना, जो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा। बस इतना ही बात याद रखना है आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। कौन कौन से मेथड है जिससे हम कोरिलेशन को डिटरमाइन करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करा गया, ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ए, बी मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर दो आते हैं, पहला स्कैटर डायग्राम, दूसरा सिंपल ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में तीन आते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन, और सेकंड है स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड। बस ये याद रखना कि दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मैथमेटिकल। ग्राफिकल के अंदर दो आते हैं, स्कैटर डायग्राम, सिंपल ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकल के अंदर तीन आते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये वाली बात याद रखना, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना कुछ नहीं आएगा। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को गामा से डिनोट करते हैं। ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, गामा इक्वल टू ये सब करके। चाहो तो आप इसको याद कर लेना, चाहो तो छोड़ भी देना यार, क्योंकि 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ 50 करने हैं, एक आध छूट भी जाएगा तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 75 के अंदर 50 जो आने वाले हैं ना, इसी में से आएंगे, 100% श्योर हूँ मैं। 50 के 50 इसी में से आएंगे, 75 में से। तो ये गामा है ना, ये फॉर्मूला याद रखो या ना रखो, लेकिन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर जो गामा है ये +1 और -1 के बीच में लाई करता है, +1 और -1 के बीच में लाई करता है, बस इतना याद रखना। सेकंड है स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको रो से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है रो, इसे रो से डिनोट करते हैं। इसका भी कुछ अजीब सा फॉर्मूला है, चाहो तो याद कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। इसमें जो ये डी दे रखा है ना, डी स्क्वायर, ये R1 और R2 होता है यार, रैंक के हिसाब से होता है ना, R1 और R2 के रैंक है, रैंक दी जाती है हमें, मतलब ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, कुछ डेटा होगा उसके हिसाब से रैंक दी जाएगी। जो R1 - R2 करोगे, जब उन रैंकों को माइनस करोगे डिफरेंस, तो वो डी होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें पहला पॉइंट है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा। सेकेंड है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू और फोरकास्टिंग वैल्यू और प्रिडिक्टिंग वैल्यू। इससे किस में यूज़ करते हैं, मिसिंग वैल्यू फाइंड करने में, फोरकास्टिंग वैल्यू और प्रिडिक्शन वैल्यू को फाइंड करने में। इसके अंदर लाइन्स ऑफ रिग्रेशन टॉपिक आता है, रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर ही, जिसमें आता है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, दूसरी है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, अपोजिट है दोनों। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, y के ऊपर, और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x के ऊपर। तो जब पहले वाले में x इक्वल टू a प्लस बी वाई होगी, दूसरे की इक्वेशन y ऑन x पे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसके रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x जिसकी इक्वेशन होगी वो अकेला आएगा, यानी x अकेला है तो इसकी इक्वेशन है, इसके इक्वेशन ऑफ x की इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ y तो y पहला आएगा। बस इतना याद, ये हमें इक्वेशन याद रखना है बस, इसमें क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, 10-10 नंबर वाले हैं यार। वी फाइंड x ऑन y एंड y ऑन x बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। अभी जो हमने उसमें मेथड पढ़ रहे थे ना, ग्राफिकल और मैथमेटिकल मेथड, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा ग्राफिकल और मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में थर्ड वाला था लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये मेथड क्या होता है इसे नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे
कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही हम x ऑन y और y ऑन x फाइंड करते हैं। बस इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अननोन वैल्यू दैट फॉल बिटवीन नोन वैल्यू, यानी कि प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अननोन वैल्यू को फाइंड करना, नोन वैल्यू के अंदर जो नोन वैल्यू हो उसमें से अननोन वैल्यू को फाइंड करना। द अननोन वैल्यू दैट फॉल बिटवीन नोन वैल्यू, मतलब जो नोन वैल्यूज़ के अंदर जो अननोन वैल्यू है पहले से उनको फाइंड करने को इंटरपोलेशन कहते हैं। दूसरा है इट रेफर्स, एक्स्ट्रापोलेशन है दूसरा। इट रेफर्स टू प्रिडिक्टिंग वैल्यू दैट आर आउटसाइड ऑफ ए रेंज ऑफ डाटा पॉइंट्स, यानी कि जो रेंज ऑफ डाटा पॉइंट्स है उससे बाहर होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है एक्स्ट्रापोलेशन की, डेटा पॉइंट से बाहर होती हैं, डेटा पॉइंट से बाहर होती हैं। 3 मेथड होते हैं इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन के। पहला है न्यूटन्स मेथड, लाग्रेंजेस मेथड, थर्ड है बाइनोमियल मेथड। 3 मेथड है, बस ये याद रखना कि इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन के 3 मेथड होते हैं, न्यूटन्स मेथड, लाग्रेंजेस मेथड और बाइनोमियल मेथड। आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लेना। टैबुलेशन की भी है, पढ़ लेना यार अपने आप, ईजी है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। हाँ यार ये देखो, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के अंदर डिफरेंस। ये मैंने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम की फिगर बनाई है, देख लो। बार ग्राफ की ये वाली है और हिस्टोग्राम की ये वाली है। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस लिखा हुआ। पहला पॉइंट है, देखिए, प्रेजेंट कैटेगरिकल डाटा। जो बार ग्राफ के अंदर होता है कैटेगरी के हिसाब से डाटा को प्रेजेंट करते हैं। बार ग्राफ के अंदर कैटेगरी के हिसाब से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैटेगरी, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है बार ग्राफ के अंदर देखो। स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, यानी कि स्पेनिश कितने लोग बोलते हैं, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, फ्रेंच, हिंदी कितने लोग बोलते हैं। इसकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें डाटा को प्रेजेंट करा गया है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम, प्रेजेंट क्वांटिटेटिव डाटा। ये क्वांटिटेटिव डाटा को प्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें ईयर दे रखी है ना, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100। ये डाटा दे रखा है, इसमें क्वांटिटी के हिसाब से डाटा को प्रेजेंट करते हैं। इन पॉइंटों को याद रखना। बार्स डू नॉट, सेकंड पॉइंट है पैराग्राफ का, बार्स डू नॉट टच ईच अदर, यानी कि इसके जो बार ग्राफ के जो बार हैं, ये जो बॉक्स से बने हुए हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते बार ग्राफ के अंदर। ये इसका दूसरा पॉइंट है, ये एक दूसरे को टच नहीं करते। हिस्टोग्राम के अंदर ये एक दूसरे को टच करते हैं। ये दूसरा डिफरेंस होगा। तीसरा डिफरेंस, एलिमेंट्स आर नॉट ग्रुप। इसमें एलिमेंट्स आर ग्रुप, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नहीं होते और इसके एलिमेंट्स ग्रुप्ड होते हैं। अब ग्रुप का मतलब, ये जो स्पेनिश की जो विड्थ दे रखी, इतनी विड्थ नहीं होती, खाली एक लाइन होती है यार, इसको बस डिनोट करा गया है, ऐसे बनाया गया है। विड्थ ऑफ बार्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है, विड्थ ऑफ बार्स सेम। इसमें जो बार ग्राफ है, इसमें जो विड्थ है, ये जो बार दे रखे हैं, बॉक्स दे रहे हैं, इनकी जो विड्थ है वो सेम होती है। विड्थ ऑफ बार आर नॉट सेम। हिस्टोग्राम में इनकी जो विड्थ है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट सेम। नेक्स्ट है पॉइंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है और बार ग्राफ का, और हिस्टोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। बस यही डिफरेंस है इनके अंदर। और फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके बाद ही ये चैप्टर का ये सब्जेक्ट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला 26 तारीख को, पढ़ते हैं इस टॉपिक को ही। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइन ग्राफ। इसमें लाइन ग्राफ होता है यार, वेयर द क्लास फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास मिड पॉइंट एंड पॉइंट्स आर जॉइंड बाय लाइन सेगमेंट क्रिएटिंग कर्व। मतलब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, वो इस ग्राफ से समझो। ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये जो बॉक्स बने हुए हैं बेसिकली ये हिस्टोग्राम वाले बॉक्स हैं। पीछे पढ़ा था ना हिस्टोग्राम, उसके बॉक्स है। ये हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इनके जो मिड पॉइंट है, हिस्टोग्राम के जो बॉक्स हैं, इनके जो मिड पॉइंट है और ये नीचे वाला जो एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को जॉइन करते जाओ। ये जो लाइन, ये जो कर्व बना है, लाइन ग्राफ जो बना है, यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। बस इतना ही है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का ही दूसरा नाम क्या है? ओजीव।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का दूसरा नाम क्या है, ओजीव। इसमें ये ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बना हुआ है CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और CI यानी क्लास इंटरवल, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया है। जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्रीन वाला ग्राफ देखो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लेस देन टाइप ओजीव है। ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है ये रेड वाला ग्राफ, मोर देन टाइप ओजीव कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ लेस देन टाइप, ऊपर से नीचे की तरफ मोर देन टाइप ओजीव। और जो जहाँ पर ये दोनों लेस देन टाइप और मोर देन टाइप इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उससे जब सीधी लाइन खींचोगे ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इनके ऊपर जो लाइन खींचोगे, इस जो इंटरसेक्ट हो रहा है जिस पॉइंट से, सीधे एक्स एक्सिस पर लाइन खींचो तो जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस के, वो मीडियन कहलाएगी। मीडियन एग्जाम इसकल टू 40 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। वो जो पॉइंट होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो ये हमारा ये यूनिट, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। इसको रिवाइज कर लेना एक बार में, अगर समझ में आए, वैसे तो आ जाएगा यार, ईजी है। इसको पढ़ना मैंने पढ़ा दिया, खुद भी पढ़ना है, इसको रिवाइज कर लेना यार। आपके मैं कह रहा हूँ 75 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं हमें MCQ में। 50 के 50 क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। बस शर्त ये है कि आपको केयरफुली बढ़िया तरीके से पढ़ना है सर। थैंक यू। और आज एक बात तो रह गई, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो लिखा हुआ है नोट्स नहीं है यहाँ, और चाहिए हो तो PDF में